नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। बात सियासत की होगी, बात खबरों की होगी, बात नैतिकता के पाठ की होगी और साथ ही बात एक त्रासदी की भी होगी। क्योंकि कल जिस वक्त हम दस्तक पेश कर रहे थे उस वक्त मुंबई में हवाई अड्डे पर एक हादसा हो रहा था। उस रिपोर्ट को जरूर दिखाएंगे, लेकिन आइए शुरुआत में एक ऐसा मोहरा, एक ऐसा चेहरा, एक ऐसी सियासत के बीच खड़ा हुआ, चौसर बिछी हुई और इन सब के बीच सियासत कैसे आकर खड़े हो गई है। दरअसल बीच में अरुण जेटली, सरकार की तरफ से मंत्री निकल कर आ गए, चार कैबिनेट मिनिस्टर सामने आते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता नेता भी सामने आते हैं, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता भी सामने आते हैं घेरने के लिए। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली सरकार आज खामोश रहती है। तो दिल्ली सरकार क्या कल बोलेगी, और कल बोलेगी तो क्या बोलेगी? बहुत सारे सवाल बहुत जहन में हैं, क्योंकि जिस तरीके से अरुण जेटली इस विषाद के बीच में आकर खड़े हो गए हैं, उसमें मसला सिर्फ इतना नहीं है कि सिर्फ एक मंत्री की बात है। इस दौर में अरुण जेटली का मतलब मोदी सरकार में है क्या, कोई भी समझ सकता है। बहरहाल कई मुद्दे हैं, लेकिन इन सबसे पहले चूंकि हमने शुरुआत की कि कल जिस वक्त दस्तक पेश कर रहे थे उस वक्त मुंबई से एक खबर आ रही थी, लेकिन उस खबर के भीतर कितनी मर्माहत थी, कितनी बड़ी त्रासदी थी, यह सब कुछ उस वक्त सामने नहीं आया था। लेकिन आज दिन भर के बाद वो सच सामने आया। पहली रिपोर्ट एक ऐसे शख्स को लेकर जिसकी मौत इतने दर्दनाक तरीके से होगी, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। पहली रिपोर्ट सामने। तो आप जहाज के अंदर बैठे हो तो इसी तरीके से उड़ान भर लेते हैं, लेकिन दोबारा जरा जमीन पर लौटकर समझें कि उड़ान भरने से पहले कैसे इंजन शुरू होता है, और इंजन के 6 मीटर के दायरे में हाथी भी आ जाए तो वह भी इंजन में समा सकता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो कल्पना कीजिए, इंजन से 11 मीटर की दूरी पर अगले पहिए के पास मौजूद कोई ग्राउंड तकनीशियन अगर इंजन के शुरू होते वक्त मौजूद होगा तो वह चाहकर भी आगे नहीं जा सकता, और इंजन की हवा उसे पीछे की तरफ यानी इंजन के भीतर खींचेगी ही, जो इंजन के शुरू होते ही एग्जॉस्ट फैन की तरह काम करने लगता है। सर्किल बनाते तेज धार के पंखे तलवार से भी कहीं ज्यादा धारदार और किसी भी हथियार से ज्यादा मजबूत होते हैं, और इसमें समाने का मतलब है सेकंड में सैकड़ों टुकड़े हो जाना। इसे देखकर रूह चाहे ना कांपे, लेकिन कल शाम 8:44 पर मुंबई के छत्रपति हवाई अड्डे पर जो हुआ वह किसी के भी रूह को कपा सकती है। क्योंकि मुंबई से हैदराबाद के लिए उड़ान भरने को तैयार एयर इंडिया की फ्लाइट के कैप्टन ने ग्राउंड वर्कर के आखिरी सिग्नल गुड बाय कैप्टन से पहले ही इंजन शुरू कर दिया, और झटके में पंख से 11 मीटर की दूरी पर अगले पहिए के पास मौजूद रवि सुब्रमण्यम उस घूमते पंखे में समा गए, जो उस वक्त 2000 राउंड प्रति मिनट के हिसाब से घूम रहा था। और सिर्फ 6 सेकंड का वक्त लगा जब ग्राउंड स्टाफ 54 बरस के सुब्रमण्यम के पंखे से टकराने के बाद टुकड़े टुकड़े हो गए, क्योंकि इन 6 सेकंड में 198 बार पंख घूम चुका था। उसके बाद में जो टेक्नीशियन जो मरे हुए हैं उन्होंने अपनी कॉर्ड निकाल दी थी। जब कॉर्ड निकालने के बाद में वो बाहर आता है और थम्स अप देता है। थम्स अप यानी आप ओके है, जा सकते हैं। जब बंदा इंजन से लंबा गया नहीं, 30-40 फुट के लंबा जाके फिर आपने थम्स अप नहीं दिया है, तो उसने इंजन शुरू क्यों किया? और उसके बाद इंजन बंद करने के लिए कैप्टन ने जब बटन दबाया, तब तक इंजन के भीतर का पंख 3000 बार घूम चुका था। मौत इतनी दर्दनाक हुई कि 9 सेकंड में ही रवि सुब्रमण्यम के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे, और उसके बाद समूचे इंजन को खोलकर घंटों की मशक्कत के बाद भी रवि सुब्रमण्यम के शरीर के टुकड़ों को ना तो जोड़ा जा सका और ना ही पूरा शरीर मिला। औपचारिकता निभाने के लिए कूपर अस्पताल ले जाया गया, उसके बाद घर वालों को सौंपा गया। आज दोपहर के बाद फिर अंतिम संस्कार शाम में, वो हम रिपोर्ट दिखाएंगे आपको, क्योंकि जो अंग थे वो कुछ अंग जो अंदर चले गए वो जल चुके थे। अंदर का तापमान इतना
ज़्यादा गर्म होता है। बहरहाल लौटे, हमने जो कि कल एक और जिक्र किया था कि इस देश में संसद के भीतर हंगामा होता है और अदालत फैसला सुना रही है, लेकिन कल की रिपोर्ट के बाद आज एक दूसरी रिपोर्ट जब बनाने बैठे तो कई सवाल सामने थे और ये सवाल लोकायुक्त को लेकर था। ऐतिहासिक फैसला उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर, क्योंकि राज्यपाल और सत्ता टकरा रहे थे। लेकिन आज 24 घंटे के भीतर ही कुछ नए सवाल पैदा हो गए। इन सवालों के मर्म को जरा समझने की कोशिश कीजिए कि दरअसल संवैधानिक दायरे में ही एक तरफ ऐतिहासिक फैसला हो जाता है और दूसरी तरफ स्थितियां तार-तार हो जाती हैं। यूपी में जस्टिस वीरेंद्र सिंह की लोकायुक्त के तौर पर नियुक्ति को 24 घंटे भी नहीं बीते कि नया विवाद छिड़ गया कि यूपी की सत्ता ने राज्यपाल और इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की राय को ही दरकिनार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से यह फैसला करवाकर ऐतिहासिक कहलवा दिया। जी, महत्वपूर्ण है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की राज्य सरकार ने बार बार अनदेखी की तो कोर्ट ने सरकार से 5 नाम मांगे और खुद ही एक की नियुक्ति कर दी, यानी वीरेंद्र सिंह की नियुक्ति हो गई। लेकिन नियुक्ति को 24 घंटे नहीं बीते थे और वीरेंद्र सिंह ये कहने से नहीं चूके कि वो यादव जरूर हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति कोर्ट ने की है तो उन पर कोई उंगली उठा नहीं सकता। और फिर क्या था, विवाद हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने यदि इंटरवीन करके मुझे उचित पाया है तो मैं समझता हूँ कोई कंट्रोवर्सी इस बात की नहीं रह गई है कि भाई सरकार अपनी मर्जी का लोकायुक्त चाह रही थी और दूसरे लोग अपनी मर्जी का चाह रहे थे। ये कंट्रोवर्सी ऑटोमेटिक समाप्त हो गई है। इन सब के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने लोकायुक्त के तौर पर वीरेंद्र सिंह को नियुक्त किए जाने पर नाराजगी जाहिर कर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय को ही तार-तार कर दिया। जस्टिस चंद्रचूड़ ने राज्यपाल और चीफ जस्टिस को लिखकर कहा कि वीरेंद्र सिंह की नियुक्ति उनकी सहमति से नहीं हुई। ये सर्वसम्मति नहीं हो सकी, यही सबसे बड़ी विडंबना है, जिसके कारण सर्वोच्च न्यायालय को इस प्रकार का निर्णय देना पड़ा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में वीरेंद्र सिंह के लोकायुक्त के पद पर नियुक्ति को लेकर सवालिया निशान लगाए गए हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या गवर्नर राम नाईक लोकायुक्त के नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे? तो सवाल कई हैं। क्या समाजवादी पार्टी ने अपने पसंदीदा लोकायुक्त की नियुक्ति कोर्ट के आश्रय इस तरह से की जिससे ये आरोप भी ना लगे और मनचाहा लोकायुक्त बन भी जाए? क्योंकि सच यह भी है कि वीरेंद्र सिंह यादव मुलायम सिंह के भाई शिवपाल यादव के रिश्तेदार लगते हैं। मुलायम सिंह के CM रहते हुए वे विधि सचिव रह चुके हैं। वीरेंद्र सिंह के बड़े बेटे सहारनपुर में समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं। यानी जिस पसंदीदा लोकायुक्त की नियुक्ति के चक्कर में राज्यपाल ने बार बार फाइलें लौटाई और विवाद इतना बढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद मैदान में कूदकर राज्य सरकार को झाड़ा भी और फिर ऐतिहासिक फैसला भी दे दिया, तो फिर इसका फायदा हुआ किसे? तो क्या संवैधानिक दायरे में रहकर सुप्रीम कोर्ट ने काम किया और संवैधानिक दायरे में ही नियमों के लूप होल का फायदा उठाकर राज्य सरकार ने अपना काम कर लिया? तो अब सवाल यही है और यही देखना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस की लिखी चिट्ठी का नतीजा होता क्या है। अनूप श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। बड़ा मुश्किल है पीछे लिख देना गई नैतिकता पानी में। किस किस के लिए कहां कहां किस किस रूप में फिट बैठता है, रिपोर्ट दर रिपोर्ट जरा समझते चला जाइए, क्योंकि बात अब नीतीश कुमार की हो रही है, बिहार की हो रही है, शराबबंदी की हो रही है। जो कहा उसी में खुद ही सुराख बनाकर रास्ता निकालने की खोजने लगे। कैसे, किस रूप में, इस बात का जिक्र करें और यह भी बता दें कि अलग अलग जगहों पर टेंडर निकाले जा रहे हैं। हमें शराब बेचनी है, सरकार ही शराब बेचेगी। हम इस बात का जिक्र क्यों कर रहे हैं, रिपोर्ट देखें। बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान पूरी तरीके से शराबबंदी की बात कहने वाले नीतीश कुमार अब खुद शराब बेचने की राह पर आ गए हैं। जी, आबकारी विभाग ने राज्य में खुदरा तौर पर विदेशी शराब बेचने के लिए दुकानों और गोदामों की जगह ढूंढनी शुरू कर दी है। आबकारी विभाग ने राज्य के सभी सहायक उत्पाद अधिकारियों को इस बाबत खत भी लिखा है। इतना ही नहीं, फर्नीचर, कंप्यूटर, गाड़ियों के लिए टेंडर की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। यानी अब खुद सरकार होलसेल के साथ रिटेल में भी विदेशी शराब बेचने को तैयार है। यानी मुनाफे के आगे शराबबंदी का ऐलान ढीला पड़ गया। हालांकि डिप्टी CM तेजस्वी यादव अभी भी पुराना सुर अलाप जरूर रहे हैं। अब देखिए, अब इसमें मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री जी
का जो अनाउंसमेंट हुआ था पूर्ण रूप से शराबबंदी का, तो मेरे ख्याल से इसमें जो नियम कानून है वो बनने का काम हो रहा है। और मेरे ख्याल से इसकी जो पूरी तरीके से जो जानकारी है हम भी लेना चाहेंगे कि आगे कैसे क्या होगा। तो मेरे ख्याल से इसके लिए जल्द से जल्द मीटिंग भी बुलाई जाएगी, तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पुराने ऐलान के मुताबिक तो 1 अप्रैल 2016 से राज्य में पूर्ण शराबबंदी होनी थी, लेकिन क्या ये माना जाए कि राजस्व का चूना राज्य को लगता और इन सब के बीच प्रभावशाली तबके की नाराजगी थी, तो इस वजह से शराबबंदी को देशी शराब तक पहले सीमित किया गया और फिर खुद विदेशी शराब बेचने का निर्णय ले लिया गया। सरकार के विभिन्न तबके के लोग अलग अलग प्रकार के बयान दे रहे हैं। अनेक कंट्राडिक्टरी बयान के कारण शराबबंदी की घोषणा पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है। लोगों के मन में संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई। यानी शराबबंदी का डंका जमकर पीटा गया, लेकिन राजस्व के घाटे ने सियासी ताकत कमजोर कर दी। और नया संकेत यही है कि बिहार में पीने पिलाने के मजे में कोई कमी आने वाली नहीं, क्योंकि जिनकी जेब में पैसा खनकेगा वो अंग्रेजी शराब ही पिएंगे। रोहित सिंह, पटना, आज तक। वाकई पहले दिन से हर किसी को लग रहा था बिहार में शराबबंदी, मसला आगे बढ़ता है। इस देश में सियासत में सबसे ताकतवर है कौन? एक नाम जहन में आ सकता है, प्रधानमंत्री पद अगर छोड़ दीजिए तो अरुण जेटली। मसला ये नहीं है अरुण जेटली चुनाव हार गए थे, मसला ये नहीं है राज्यसभा से आते हैं, मसला ये नहीं है कि फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री भी हैं, सूचना प्रसारण मंत्री भी हैं। मसला ये है कि संकट मोचक सरकार के लिए अरुण जेटली ही और वही कटघरे में। और इसका मतलब क्या है, जरा यह देखिए। पहली बार यह पेच फंसा है। मोदी सरकार के इक्के भी अरुण जेटली हैं और असल बादशाह भी अरुण जेटली हैं। तो जेटली के कटघरे में खड़े होने का मतलब सिर्फ एक मंत्री के कटघरे में खड़ा होना भर नहीं। और वजह भी यही है कि वेंकैया नायडू से लेकर रविशंकर प्रसाद और स्मृति ईरानी से लेकर मुख्तार अब्बास नकवी तक अगर जवाब देने के लिए बाहर निकले तो बीजेपी के भी कद्दावर जवाब देने के लिए कैमरे के सामने आ ही गए। और तो और 2 दिन तक अपने ऊपर लगे आरोपों को बकवास करार देने वाले अरुण जेटली को भी आज खुद सफाई देने के लिए सामने आना ही पड़ा। पिछले कई वर्षों से मेरा कोई क्रिकेट से संबंध नहीं है, ना दिल्ली में, ना बीसीसीआई में। तो इतने वर्षों बाद जाकर इनको ये विषय क्यों से याद आ गया? आज तक तो किसी ने सार्वजनिक जीवन में उंगली भी नहीं उठाई। तो जेटली को सफाई देनी क्यों पड़ी? और जेटली को कटघरे में खड़ा करने वाले केजरीवाल को सारे दस्तावेज और कोई नहीं, बीजेपी के सांसद कीर्ति आजाद ही अगर मुहैया करा रहे हैं, तो फिर वह खुद जब ये बात कह रहे हैं कि केजरीवाल ने तो सिर्फ 15% बताया है, बाकी वह रविवार को बताएंगे। आप आम आदमी का बता रहे हो, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। मैं क्या 15-20% होगा टोटल जितना मेरे पास है उसका। मैं 4 बजे रविवार को सारे खुलासे करूंगा। तो क्या मोदी सरकार के इक्के अरुण जेटली को फांसने के लिए उनके अपने साथी सहयोगी तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि मोदी सरकार के संकट मोचक अरुण जेटली पर जब संकट आया है तो सरकार के असल कद्दावर सुषमा स्वराज और राजनाथ सिंह तो अभी तक खामोश हैं। नितिन गडकरी भी कुछ नहीं बोले और कीर्ति आजाद खामोश रहें, इसके लिए महासचिव रामलाल लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि दिल्ली और बिहार चुनाव के वक्त चुनाव परिणाम को लेकर कीर्ति आजाद ने संकेत की भाषा में ही सही, लेकिन तब बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को भी कटघरे में खड़ा किया था। तो लकीर महीन जरूर है, लेकिन अरुण जेटली को लेकर सरकार और बीजेपी के भीतर जो फांस फंसी है वो डीडीसीए के संकट से तो उबर जाएगी, लेकिन अपनों से ही कहीं भरभरा कर गिर न जाए, यह चिंता पहली बार प्रधानमंत्री मोदी को जरूर सता रही होगी। और इसीलिए आज वो बैठे अपने उन तमाम मंत्रियों के साथ कामकाज का समझने के लिए, मुश्किल को रास्ता आसान बनाने के लिए बातचीत भी हुई। लेकिन सवाल उसके आगे का है। सवाल है, जिस दौर में राजेंद्र कुमार घोटाला कर रहे थे, जो कि प्रधान सचिव केजरीवाल के, उसी दौर में अध्यक्ष के तौर पर डीडीसीए में थे। हर कोई तुरुप का पत्ता चल रहा है या इस दौर में नैतिकता वाकई गई पानी में? ये सवाल क्यों कर रहे हैं? कई नाम आपके जहन में आएंगे। आरोप लगे, इस्तीफे लिए गए। इस दौर में ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि यह ईमानदारी का दौर है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव के दफ्तर पर सीबीआई रेड इसलिए मारी गई क्योंकि अरुण जेटली डीडीसीए को लेकर तैयार फाइल पढ़ना चाहते थे। और बीजेपी का दावा है
भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे राजेंद्र कुमार को बचाने और उनसे ध्यान बटाने के लिए आम आदमी पार्टी ने सीधे सीधे अरुण जेटली को घसीट लिया। यानी एक कह रहा है डीडीसीए बहाना है, जेटली निशाना है, तो दूसरा कह रहा है राजेंद्र कुमार बहाना है, केजरीवाल निशाना है। राजेंद्र तो सिर्फ बहाना है, केजरीवाल निशाना है। हिट एंड रन के ट्रेडिशनल और प्रोफेशनल साथियों को हम बताना चाहते हैं कि इस बार इनका जो हिट एंड रन है वो इनको हिट विकेट करेगा। हो जो भी, लेकिन सच यही है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों मॉरल क्राइसिस से जूझ रहे हैं। क्योंकि याद कीजिए, 2 बरस पहले सत्ता में मनमोहन सिंह थे और विपक्ष में बीजेपी। कॉमनवेल्थ गेम घोटाले से लेकर कोल ब्लॉक आवंटन और 2G घोटाले तक हर बार यूपीए सरकार के मंत्री संतरी फंसे। रेल मंत्री पवन बंसल का इस्तीफा हुआ, कानून मंत्री अश्वनी कुमार का इस्तीफा हुआ, शशि थरूर का इस्तीफा हुआ। तब तो बीजेपी ने निशाना मनमोहन सिंह पर भी साधा और सीधे मनमोहन सिंह से इस्तीफा तक मांगा। लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप अब जब अरुण जेटली पर लगे हैं तो वो इस्तीफा नहीं देंगे। सीबीआई छापा केजरीवाल के प्रधान सचिव के घर दफ्तर पर पड़ा तो पद से उन्हें बर्खास्त भी नहीं किया जाएगा। और कोई ये कहने की हिम्मत दिखा नहीं रहा कि आरोपों से मुक्त हों, उसी के बाद पद पर आए या कुर्सी पर लौटे। वैसे याद कीजिए, हवाला कांड में अडवाणी पर आरोप लगा था तो उन्होंने पद छोड़ दिया था। गडकरी की कंपनी पर छापा पड़ा था तो उन्होंने अध्यक्ष पद की कुर्सी छोड़ दी थी। लेकिन इस बार हर कोई खामोश है, इधर भी और उधर भी। अलबत्ता आरोपों को फौरन बकवास करार देने से कोई हिचक नहीं रहा। His morning statement appeared to be prima facie incorrect, but the evening one seems to be absolute rubbish, and I don't think I need to respond to rubbish. तो क्या मौजूदा लड़ाई सिर्फ सियासी शहमात की है या देश को ही राजनीतिक चौसर पर पासे की तरह फेंका जा रहा है, जहां भ्रष्टाचार, सीबीआई छापे, आरोप कोई मायने नहीं रखते और ईमानदारी भी सियासी चौसर पर पैबंद बना दी गई है। पाठ तो यही पढ़ाया गया कि साख बची रहनी चाहिए, अन्यथा स्थिति डामाडोल हो जाती है, चाहे बात सियासत की हो या कहीं पर भी हो। शायद इसीलिए पहली बार सवाल हो चला है कि क्या साख को लेकर भी सियासी चालों में साख खुद एक प्यादा बन गया है। दरअसल इन स्थितियों से दोबारा लौटिए जहां से हमने खबर की शुरुआत की थी। सुब्रमण्यम, दर्दनाक मौत। परिजनों ने आज देर शाम उनका अंतिम संस्कार कर दिया। सफेद चादर में लिपटे सुब्रमण्यम की जो भी तस्वीर उनके परिजनों के आंखों में थी, वही तस्वीर आखिरी थी। घर में पत्नी और एक बेटे को कल रात न्यूज चैनल की खबरों के जरिए ही पता चला कि जिस ग्राउंड स्टाफ की मौत इंजन के पंखे में फंसने से हुई, वो और कोई नहीं, उनके पति या पिता हैं। परिवार वालों के लिए कितनी दर्दनाक स्थिति थी, यह इससे भी समझा जा सकता है कि सफेद चादर में लिपटे सुब्रमण्यम का सिर्फ धड़ ही मिला, यानी हाथ पांव या सिर या चेहरा, कुछ भी नहीं। और किसी भी तरह शरीर का कोई हिस्सा जहाज के इंजन में फंसा हुआ ना हो, इसके लिए एयर इंडिया के इंजन को पूरे तरीके से खोल दिया गया। लेकिन इंजन शुरू होने के बाद जो गर्माहट या कहीं अंदर का तापमान जो होता है, उसमें जो भी हिस्सा पंखों के पार गया, वो जलकर खाक हो गया। लेकिन देर रात तक हर अंग को निकालने के बाद मुंबई के कूपर अस्पताल में पोस्टमार्टम की औपचारिकता के लिए सुब्रमण्यम का शव ले जाया गया और आज दोपहर के बाद शव को परिजनों को सौंपा गया, जिसके बाद देर शाम नवी मुंबई के सानपाड़ा में अंतिम संस्कार हुआ। प्रारंभिक जांच में यह साफ हो गया है कि मानवीय गलती की वजह से ये पूरा का पूरा हादसा हुआ, जिसकी कीमत रवि सुब्रमण्यम को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। हर मामले की तरह इस मामले में भी जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन जब तक कि डीजीसीए की जांच पूरी नहीं हो पाती, तब तक यह कह पाना मुश्किल है कि आखिरकार गलती कब और किसने की। बहरहाल इस घटना से पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री को सबक लेना। दिल्ली के प्रधान सचिव के खिलाफ सीबीआई की रेड की, जिसमें अब से कुछ देर पहले राजेंद्र कुमार सीबीआई के दफ्तर पहुंच गए। लेकिन इस बीच सीबीआई की रेड पर केजरीवाल ने आरोप लगाए हैं कि उनकी दफ्तर की फाइलें भी सीबीआई ले गई है और इसमें 11 The winters are upon us. Time to take out your sweater jackets and in my case, cap. In fact, my colleague Rohit has already started knitting. Now, Sony smartphones, I really like them, because they have their own design.